लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेकंड वीडियो के साथ हाफिज़ तनवीर अहमद गाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात करेंगे इसके सेकंड चैप्टर के मुतालिक। और इसमें जो हमारी डिस्कशन आज के जो 2 पॉइंट्स हैं, एक आपका सेकंड चैप्टर है और उसके बाद हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में बात की जाती है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये आपकी रेवेन्यू एक्ट के ऊपर ही 1967 के ऊपर लेक्चर नंबर 1 था हमारा। इसमें सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 4 तक मैंने डिस्कस किया था इसमें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया और इसी सिलसिले में हम ये सेकंड वीडियो आज की रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपको मेरा ख्याल है कि ये भी जिस तरह प्रीवियस वीडियो आपको पसंद आई है तो ये वीडियो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इसके अलावा मैंने अपने चैनल के ऊपर ये इंग्लिश ऐसे के मुतालिक और तहसीलदार के मुतालिक और इसके MCQs और इसके अलावा वन पेपर के मुतालिक काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो एवरेज का है, चाहे वो नाउन का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, आप जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और इस तरह की बाकी चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो बात है जी आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं और आप लोगों ने सजेस्ट किया है सेकंड वीडियो का, तो उसी सिलसिले में हमने ये सेकंड वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 ये है जी आपका डिविजन्स का और डिस्ट्रिक्ट्स का। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हायरार्की को देखें तो टॉप पे आता है जी आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में भी देखेंगे जाके कि कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। सो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये प्रोविंस लेवल के ऊपर होता है। मतलब ये आपका पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलग होगा, KPK का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलग है, सिंध का अलग है। मतलब एक जिस तरह प्रोविंशियल लेवल पे जो इदारा होता है तो हम इसको समझेंगे कि ये पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है जी, जो रेवेन्यू के मैटर्स को डील करता है। अब उसको अगर लेके जाएं फर्दर तो डिविजन्स में जाते हैं हम। अब उसके बाद डिविजन्स आ जाती हैं। डिवीजन में जब जाएंगे तो वहाँ पे यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में SMBR होता है, जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, वो SMBR है। ठीक है, और यहाँ पे देखें डिवीजन लेवल पे देखेंगे तो आपके सामने कमिश्नर्स होंगे। ठीक है, सो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवीजन जो सबसे बड़ा ऑफिसर है डिवीजन पे वो आपका कमिश्नर है। और उसके नीचे अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर, जिसको लैंड रेवेन्यू एक्ट में 1967 में बतौर कलेक्टर बोला जाता है। और उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2। तो ये इस तरह डिवीजन है ये आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स की। अभी थोड़ी देर बाद हम चैप्टर नंबर 3 में इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये है कि जो प्रोविंस है, चैप्टर जो सेक्शन आपका 5 है, चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन 5, उसमें उसने बताया हुआ है कि जो आपका प्रोविंस है वो डिवाइड होगा किसमें, आपका डिविजन्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में। इनको कौन डिवाइड करेगा? ये जो आपका फॉर एग्जांपल पंजाब प्रोविंस है, कौन डिवाइड करेगा इसको डिविजन्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इसको डिवाइड करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट से मुराद आप लोगों ने लास्ट टाइम डेफिनेशन के सेक्शन में देखा होगा, जब भी गवर्नमेंट का वर्ड आएगा इसका मतलब होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, GOP, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, पाकिस्तान नहीं। अच्छा, उसके बाद आए तो अगर आपने डिवीजन क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंटली गुजरात डिवीजन, उसको डिवीजन का दर्जा दिया गया, या इस तरह की कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स क्रिएट की गई हैं, तो अगर तो कोई डिवीज़न क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या ज़रूरियात है, क्या जो है वो स्पेसिफिकेशन है जिनको ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंट किया जाए, जो हमें लॉज कहते हैं, जो कानून कहता है। कानून ये कहता है कि अगर आपने एक डिवीज़न क्रिएट करनी है, कम से कम उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। कम से कम 2 होने चाहिए और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो एक डिवीज़न के अंदर अगर आप कहें कि एक डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट के साथ हम डिवीज़न बना दें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इसको अलाउ नहीं करता।
सबसे पहले प्रोविंस लेवल पे आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उसके बाद आपके आ जाती है डिवीजन लेवल पे। डिवीजन कौन क्रिएट करेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन क्रिएट करेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्रिएट करेगी, गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। और इसमें एक डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होने ज़रूरी हैं, तो कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट का होना एक डिवीजन में ज़रूरी है, और उसके बाद इससे ज़्यादा भी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आए तो कितने जो है ना वो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तो एक गवर्नमेंट करेगी, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स। और इसको कैसे क्रिएट किया जाएगा, इसको क्रिएट किया जाएगा जी आपके नोटिफिकेशन के ज़रिए से। गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देगी, और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए से ये डिस्ट्रिक्ट्स और ये आपकी डिवीजन्स को क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद आए चैप्टर सेक्शन आपका 6। सेक्शन 6 ये कहता है कि अपने डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुके हैं। पहले प्रोविंस था, उसके बाद आपके डिवीजन्स आ गए, उसके बाद आ गए जी आपके डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक, अब अगली बात है सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये कहता है कि ये अब जो डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए हैं इनको अब सब डिवीजन्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे इस एक्ट में भी उसने यूज़ किया हुआ सब डिवीजन का और तहसील्स का। ठीक है, सब डिवीजन्स और तहसील्स। अब ये सब डिवीजन्स और तहसील का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सब डिवीजन जो है ना वो उसका थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, और जो तहसील्स हैं उनका थोड़ा सा मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। अब कैसे है, देखिए अगर हम बात करें तो जैसे फैसलाबाद की तहसील देखें तो एक समंदरी तहसील है। तो उसके बाद देखें तो फैसलाबाद में फैसलाबाद सिटी एक तहसील है, और उसके बाद जड़ांवाला एक तहसील है फैसलाबाद में। तो ये मैं अगर कहूँ कि ये सारी तहसीलें हैं फैसलाबाद की। लेकिन सब डिवीज़न क्या हो सकता, किसी भी तहसील को सब डिवीज़न का दर्जा दिया जा सकता। अब सब डिवीज़न क्या होती है, सब डिवीज़न ये होती है किसी एक तहसील को उसके अंदर दूसरी तहसीलों को ग्रुप बना देना उसके साथ। जैसे वो आपने लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था रेवेन्यू सर्कल के बारे में, कि रेवेन्यू सर्कल क्या होता है, उसमें डिफरेंट स्टेट्स को डाल दिया जाता है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स को हम रेवेन्यू सर्कल कहते हैं। सो सेम चीज़ है, सब डिवीज़न किसको बोला जाता है, सब डिवीज़न लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक सब डिवीज़न होगी जी आपके डिफरेंट तहसील्स का ग्रुप। तो वो किसी भी तहसील को सब डिवीज़न भी करार दिया जा सकता है, और किसी भी तहसील को बतौर तहसील भी करार दिया जा सकता है। और ये जितनी मर्जी तहसील, जितनी गवर्नमेंट चाहती है वो जितनी मर्जी तहसील्स को क्रिएट कर सकती। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट्स कम से कम 2 होने चाहिए किसी डिवीज़न में। यहाँ पे ऐसा कोई जो है ना वो कदगन नहीं लगाया गया कि आपके एक डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी तहसील होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है ना वो जैसे बेहतर समझेगी, जैसे मुनासिब समझेगी, थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इन डिस्ट्रिक्ट्स को आगे सब डिवीजन्स में या तहसील्स में इसको कन्वर्ट करेगी। अच्छा जी, उसके बाद आए चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 2 था, बड़ा सादा सा था, बड़ा आसान सा था। इसमें जो चीज़ें आपने वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, एक तो इसकी हायरार्की याद रख लें कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से चल के काम किधर को जाता है, और उसके बाद ज़रूर ये देखें कि कम से कम एक जो डिवीज़न है उसके अंदर कितनी तहसील्स का होना ज़रूरी है, उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स का होना ज़रूरी है। सो एटलीस्ट आपको 2 डिस्ट्रिक्ट्स चाहिए, और इससे ज़्यादा भी अगर डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएं तो वो गवर्नमेंट इसको स्पेसिफाई करेगी नोटिफिकेशन में। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से जो मैं कहूँगा कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं चैप्टर नंबर 3 से। अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। सबसे पहले तो ये वर्ड जो रेवेन्यू ऑफिसर है इसको पहले क्लियर कर लें कि ये रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है। अब देखें जी, अगर हम ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, इसका सेक्शन नंबर 7 देखें तो इसमें उसने कुछ 7 कैटेगरी डिफाइन की है। 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज जो है ना उसने यहाँ पे डिफाइन की हैं। लेकिन इस 6 कैटेगरीज में जो लास्ट वाली कैटेगरी है उसको अगर हम समझें कि ये फ़िलहाल ऐसी कैटेगरी नहीं है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर की क्लास में आती है, तो ये 6 कैटेगरीज है रेवेन्यू ऑफिसर्स की।
अब इसमें कुछ चेंजेस भी हुई हैं, तो उसमें वो जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी डाला गया बतौर रेवेन्यू ऑफिसर। तो हम कहेंगे कि पंजाब में तकरीबन 7 कैटेगरीज हैं जिसमें ये रेवेन्यू ऑफिसर्स फॉल करते हैं। अब प्रोविंस लेवल पे एक रेवेन्यू ऑफिसर है सबसे बड़ा, और वो रेवेन्यू ऑफिसर हैं जी हमारे SMBR। SMBR बोर्ड जो है, बोर्ड मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो में। बोर्ड एक ऐसा इदारा है जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में है, और वो रेवेन्यू के मैटर्स को डील करता है। और उसमें डिफरेंट तरह के मेंबर्स हैं, जैसे मेंबर कंसोलिडेशन है, मेंबर जुडिशल है, और इस तरह के मेंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं। और उन मेंबर्स के ऊपर एक सीनियर मेंबर है और उनका नाम है SMBR। उनको बोला जाता है SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उनके नीचे मेंबर्स होते हैं। ये डील करते हैं आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, ये आपके सबसे बड़े रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। अगर हम रेवेन्यू ऑफिसर्स की सबसे बड़ी जो पोस्ट देखें, जो सबसे बड़े रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो आपके SMBR। उसके बाद आए नीचे, नीचे है जी आपके कमिश्नर्स, जिसको इस एक्ट में EDORs लिखा गया। ठीक है जी, कमिश्नर्स ये आपके सेकंड लेवल के रेवेन्यू ऑफिसर हैं। सेकंड लेवल मीन वो लेवल, मैं वो नहीं कह रहा इनको पावर्स के हिसाब से, मैं वैसे जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है वो कमिश्नर्स हैं। और उससे नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको वर्ड यूज किया नजर आएगा, कलेक्टर। कलेक्टर मीन आपके डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अब देखिए ना, जैसे ये प्रोविंस लेवल पे थे, और ये आपके डिवीजन लेवल पे थे, और उसके बाद ये आपके जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं। सो कलेक्टर्स मीन ये आपके डिप्टी कमिश्नर्स। और उसके बाद आते हैं जी आपके असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट, जिसको AC फर्स्ट बोला जाता है, और इससे असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड, जिसको AC2 बोला जाता है। और इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई है, कलेक्टर के बाद कुछ इख्तियारात ट्रांसफ़र किए गए हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स को, ठीक है, ACs को। तो ये है जी हमारी तकरीबन कुछ 6 कैटेगरीज जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स फॉल करते हैं। अब इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जी, आपकी बात हो रही थी कि ये रेवेन्यू ऑफिसर कौन होते हैं। सो ये सारे ही रेवेन्यू ऑफिसर है, SMBR से लेके नीचे असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 तक, जिसको हम नायब तहसीलदार बोलते हैं। सो नायब तहसीलदार तक सारे के सारे ही ये रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। सेक्शन 7 इनकी क्लासेस के बारे में डिस्कस करता है। सेक्शन 7 ये कहता है कि सबसे पहले क्या होगा जी, सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, उसके बाद EDOR होगा, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, और ये EDOR कहा जाता था कमिश्नर्स को। ठीक है जी, ये कमिश्नर्स होते हैं आपके। और कलेक्टर मीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर्स। ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, इसका मतलब है आपके तहसीलदार। ठीक है जी। और उसके बाद आए तो आपके आ जाते हैं जी असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड, तो ये आपके नायब तहसीलदार। ये है पूरी हायरार्की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे असिस्टेंट कमिश्नर का नाम नहीं आया, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर को कलेक्टर के बाद यहाँ पे शामिल किया गया है, तो वो भी आपके असिस्टेंट कलेक्टर में, रेवेन्यू ऑफिसर में वो भी शामिल होते हैं। ये है जी इनकी कैटेगरी, और ये इनकी हायरार्की है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, कि ये जो हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किस तरह और किस किस हायरार्की में वो आते हैं। अब आगे बात आती है कि ये जो कलेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे या आपके कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे, जिनको EDOR बोला गया है, तो ये जो EDORs हैं या ये जो कलेक्टर्स हैं, इनको कौन अपॉइंट करेगा, इनको कौन भेजेगा? फैसलाबाद के कमिश्नर कौन है, और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर कौन है, मुल्तान का कौन है, लाहौर का कौन है, तो ये कौन डिफ़ाइन करेगा? ये गवर्नमेंट डिफ़ाइन करेगी। गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी थ्रू अ नोटिफिकेशन। ठीक है जी। अच्छा, मैं अगेन आपको ये मेंशन करता जाऊँ कि गवर्नमेंट ने जब भी कोई काम करना है, तो वो जब भी कोई काम करवाना है या गवर्नमेंट ने कोई करना है, तो वो हमेशा नोटिफिकेशन के ज़रिए से ख़तो किताबत इनकी होगी। सो जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी किसको, कमिश्नर को, किस लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे, और तहसील लेवल पे गवर्नमेंट ही कलेक्टर को ये थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कलेक्टर को अपॉइंट करेगी। वो कलेक्टर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, वो कमिश्नर किसी भी डिवीज़न का हो सकता है।
अच्छा जी, उसके बाद इनको पावर्स दी जाती हैं, कमिश्नर को पावर्स दी जाती हैं, आपके जो कलेक्टर्स हैं उनको पावर दी जाती है, असिस्टेंट कलेक्टर्स को पावर दी जाती है। तो कलेक्टर तक, कमिश्नर और कलेक्टर, इनको जो पावर देगा वो गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट से मुराद मेरी हमेशा, क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेशन सेक्शन में भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट जब भी वर्ड यूज़ किया जाएगा इस एक्ट में, उससे मुराद है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो GOP, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो गवर्नमेंट इनको देगी इनके पावर्स, इनके इख्तियारात और इनके बाकी सारे मामलात, तो वो गवर्नमेंट इनको कंपनसेट करेगी इस मामले में। अच्छा जी, उसके बाद आए तो अगला हमारा जो नेक्स्ट है जी, कलेक्टर्स जो हैं, कलेक्टर जो हमने ऊपर बात की है कि वो DCs होंगे, डिप्टी कमिश्नर्स। तो कलेक्टर जो है ना वो बतौर कलेक्टर इस एक्ट के मुताबिक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आपने देखा होगा जब हमने रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्लास को डिस्कस किया तो उसमें मैंने जो एडिशनल कमिश्नर्स थे या जो ADC थे उनको मैंने छोड़ दिया। अब वो उसमें नहीं शामिल थे, रेवेन्यू ऑफिसर की क्लास में वो शामिल नहीं होते उसमें, क्योंकि जो कलेक्टर्स, अच्छा जो कमिश्नर्स हैं उनके अंडर एक होते हैं एडिशनल कमिश्नर्स। एडिशनल कमिश्नर्स, ठीक है जी। एडिशनल कमिश्नर किसके अंडर होते हैं जी? ये आपके होते हैं कमिश्नर के अंडर। अब इनके बारे में ये कहा गया है कि ये गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी, ये जितने जहाँ पे गवर्नमेंट मुनासिब समझती है और जितने समझती है गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर सकती है, ठीक है जी। इनके इख्तियारात क्या होंगे, इनकी पावर्स क्या होंगे? इनकी वो सारी पावर्स होती हैं जो कमिश्नर या गवर्नमेंट मुनासिब समझे तो इनको दी जाए, और वो कमिश्नर की पावर ही होती हैं। तो गवर्नमेंट जितनी पावर्स इनको मुनासिब समझती है गवर्नमेंट इनको दे सकती है, और उसके बाद इनकी ड्यूटीज़ और इनके बाकी मामला सारे ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन ये पावर किसकी इस्तेमाल करेंगे? ये कमिश्नर की पावर इस्तेमाल करेंगे। सो इसी तरह ये जो सुपरिटेंडेंस होगी, जो इनकी सुपरविजन होगी, वो भी कमिश्नर करेगा, क्योंकि पावर्स कमिश्नर की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कमिश्नर के अंडर ही अपनी, उनकी सुपरविजन में ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह एडिशनल कलेक्टर्स जिसको हम ADC कहते हैं, जिस तरह वो वो होते हैं आपके एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, तो वो रेवेन्यू के एक मैटर को डील करते हैं, और इस तरह के सारे रेवेन्यू के मैटर्स, अपील्स और इस तरह की बाकी जो चीज़ें हैं। अब देखिए ना, जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड है या असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट है या सेकंड है, अब ये अगर कोई तकसीम का केस करते हैं तो इनका जो केस है, मैं ये बात कर रहा हूँ तहसीलदार और नायब तहसीलदार की, अगर ये कोई केस डिसाइड करते हैं और इनका केस किसी पार्टी को मुनासिब नहीं लगा, तो वो अब इसके खिलाफ अपील करेंगे। वो अब किसके खिलाफ, किसके पास अपील करेंगे? सेक्शन 161 इसके बारे में है, अपील एंड रिवीजन के बारे में, और वो बताता है कि आपने असिस्टेंट कलेक्टर के फैसले के खिलाफ, वन हो चाहे सेकंड हो, आपने किसके पास अपील करनी है। तो वहाँ पे लिखा होगा कि आप कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास। अगर कलेक्टर के पास जाएंगे तो अब आप लोग देखेंगे कि फील्ड में या हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये है कि इनके फैसले के खिलाफ अपील कहाँ पे जा रही है? वो ADCR के पास जा रही है। ADCR मीन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, ADCR, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। हालांकि हमारे जो एक्ट है 1967 का, उसका सेक्शन नंबर 161, उसमें मेंशन है कि ये अपील होगी कि इसके पास, कलेक्टर के पास। अब ये ADCR के पास फिर अपील क्यों जा रही है? इसका मतलब हुआ, यहाँ पे इसी सेक्शन में उसने मेंशन किया हुआ है कि ये जो इख्तियारात हैं जो ADCR इस्तेमाल करेंगे, वो जो कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट का, डिप्टी कमिश्नर है, उसके इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। और गवर्नमेंट जितने चाहे, जितना मुनासिब समझे इनको, और जितने ये नंबर ऑफ ADCR अपॉइंट करने हो तो गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर सकती है। मेरा ख्याल है कि जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ आप अब तक वो पहुँच चुका है। सो बात यह है कि जो आपके कमिश्नर्स हैं उनके नीचे होते हैं एडिशनल कमिश्नर्स, और गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, और उनके इख्तियारात क्या होते हैं? कमिश्नर वाले, जो कमिश्नर के सारे इख्तियारात या उसमें से कुछ चंद एक इख्तियारात जो हैं उनको दे दिए जाते हैं। और इसी तरह जो आपके वो होते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, तो या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, वो दूसरा होता है C होता है, ADCC या ADCG, तो इस तरह के होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की पोस्ट क्रिएट की गई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो अपने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इख्तियारात किसके होंगे? वो कलेक्टर के इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी,
उसके बाद आए, इनको अपॉइंट कौन करेगा? जितने अब तक हमने बात कर ली हुई है, ये कमिश्नर के मुतल्लिक, और उसके बाद हमारे जो कलेक्टर थे उनके मुतल्लिक, और उसके बाद हमने एडिशनल कमिश्नर के मुतल्लिक बात की है, और उसके बाद हमने एडीसी की बात की है। एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू भी हो सकता है, वो दूसरे भी हो सकते हैं, एडीसीजी भी होते हैं जनरल, और दूसरे भी। तो इन सब की अपॉइंटमेंट करेगा कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। अब आती है बात असिस्टेंट कलेक्टर्स की। अब असिस्टेंट कलेक्टर में दो बंदे हैं। असिस्टेंट कलेक्टर में एक तो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट है, जिसका मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये तहसीलदार को कहते हैं, और असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड है, जो नायब तहसीलदार को कहते हैं। अब इनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट में अपॉइंट to each district as many assistant collector of first grade and second grade as it may deem expedient। ये गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड का है, चाहे सेकंड ग्रेड का है, चाहे तहसीलदार है, चाहे नायब तहसीलदार है, गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट जो भी होगी, वो इनकी अपॉइंटमेंट होगी थ्रू नोटिफिकेशन। अच्छा जी, गवर्नमेंट में कन्फर on deputy district officer revenue of a तहसील all of any of the powers of collector under subsection 1 of section 16। सेक्शन 16 में देखेंगे आप, डेलीगेशन ऑफ पावर्स होता है, एक सेक्शन है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो कलेक्टर्स की पावर है वो जाके असिस्टेंट कलेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर में यहाँ पे उसने लिखा हुआ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, तो ये तहसीलदार को बोला जाता था। अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसको तहसीलदार बोला जाता है। तो ये पहले भी तहसीलदार था, लेकिन बाद में कुछ इसकी टर्म्स की चेंज किया गया था इसको, लेकिन दोबारा वापस अपने ये इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है, अब ये तहसीलदार को बोला जाता है। If any of the powers of collector under this act are conferred on an assistant collector, they shall exercise him under the control of collector। ये जो असिस्टेंट कलेक्टर्स है, ये किसके अंडर काम करेंगे? ये अंडर काम करेंगे कलेक्टर के। आगे आप जाके देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कि ये कौन किसके अंडर काम करेगा, वो सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद आए तहसीलदार। तहसीलदार जो है इसका चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता है। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता है जी ये आपका, और ये रेवेन्यू के जितने मैटर्स हैं ये डील करता है तहसील लेवल पे, और इसको असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट बोला जाता है। और जो आपका सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 ये बात करता है कि ये जितने रेवेन्यू ऑफिसर्स आपने अपॉइंट करने हैं, वो SMBR से लेके वो नीचे नायब तहसीलदार तक, ये सब की जो अपॉइंटमेंट है ये आप कैसे करेंगे? ये आप थ्रू अ नोटिफिकेशन करेंगे। ठीक है जी। अब आती है सेक्शन 13 और 14 की बात। ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जिसमें यह है कि कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर किसकी सबॉर्डिनेशन में वर्क करेगा और कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा। सबॉर्डिनेशन में यह है कि जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो सबसे टॉप पे था जिसकी हमने बात की, इसको शॉर्टली BOR बोला जाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये किसके अंडर होगा? ये गवर्नमेंट के अंडर होगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक, अब इनके अंडर कौन होगा जी? इनके अंडर होंगे कमिश्नर्स, जो डिवीजन लेवल पे होंगे। कमिश्नर के अंडर कौन होंगे? कलेक्टर्स। और कलेक्टर्स के अंडर कौन होंगे? आपके असिस्टेंट कलेक्टर्स। उसमें फर्स्ट ग्रेड भी और सेकंड ग्रेड भी शामिल है। ठीक है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है सब सेक्शन 1 ये कह रहा है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। ठीक है, द जनरल सुपरिटेंडेंट्स एंड कंट्रोल ओवर ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल बी वेस्टेड इन एंड ऑल सच ऑफिसर्स शैल बी सबॉर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जितने भी नीचे जाते जाएंगे, ये नहीं है कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर ही कंट्रोल रखती है, ऐसा नहीं है। जिस तरह यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये इसका सबॉर्डिनेट कमिश्नर है, तो सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर के ऊपर ही अपने इख्तियार रखता है, ऐसा नहीं है। ये जितने नीचे हैं ये सब के ऊपर, गवर्नमेंट अगर देख रही है तो गवर्नमेंट इन सब के ऊपर जो है ना वो बाइख्तियार है। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर उसके नीचे कमिश्नर है, कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर्स है, तो ये इनके ऊपर भी इसके इख्तियारात वैसे ही हैं जैसे कमिश्नर के ऊपर है। तो ये नहीं समझा जाएगा कि एक जो नीचे है, जो नेक्स्ट लेवल की जो हायरार्की है उसके ऊपर ही सिर्फ इख्तियारात हैं, बाकी के ऊपर नहीं। नेक्स्ट लेवल की जितनी हायरार्कीज हैं नीचे को, तो वो सारे के सारे उसके सबॉर्डिनेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात की गई है, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। इसका मतलब आपके कमिश्नर
शैल कंट्रोल ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। अब डिस्ट्रिक्ट में जितने रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको कंट्रोल करेगा कौन? कमिश्नर। मतलब ये डायरेक्टली उन्होंने कह दिया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर कमिश्नर, और कमिश्नर के अंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर्स, और कलेक्टर के अंदर अंडर उसी डिस्ट्रिक्ट में जितनी तहसील हैं, जितने रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो सारे इसके अंडर आते हैं। अब इसका वो हरगिज़ मतलब ये नहीं कि असिस्टेंट कलेक्टर सिर्फ कलेक्टर को जवाब दे, कमिश्नर को नहीं। नहीं, असिस्टेंट कलेक्टर सबको जवाब दे टिल गवर्नमेंट तक वो सबको जवाब दे। सेक्शन 14 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विदड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस। अब पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, यहाँ पे एक मुझे दोस्त का मैसेज आया कि सर ये बिजनेस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि बिजनेस कौन सा चल रहा है यहाँ। बिजनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो केसेस पेंडिंग है, जो मामलात पेंडिंग है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, उसको यहाँ पे वर्ड बिजनेस से उसको शो किया गया। फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे आपको पता है सारे वो आपके जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। अब एक रेवेन्यू ऑफिसर है असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड किसी तहसील में वर्क कर रहे हैं, तो ये इनके पास कोई केस है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास मुकम्मल और फुल इख्तियारात हैं कि वो उस केस को विदड्रॉ कर ले, वो उस केस को ट्रांसफ़र कर दे, वो उस केस को ख़ुद अपने पास रख ले। ठीक है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर उनके ऊपर कोई एलिगेशन आ गया, या वो टाइमली जो है वो उसको नहीं कर पा रहे, उसका फैसला नहीं कर पा रहे, तो अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इख्तियार है कि वो इसको डायरेक्टली या तो अपने अंडर ले ले या किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दे। एक तो ये। इसी तरह कमिश्नर्स भी यही हैं। कमिश्नर या तो उस केस को अपने पास रख सकते हैं या उस केस को किसी दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को अपने डिवीजन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो आपके जो डीसी हैं वो या तो उस केस को अपने पास रखेंगे या उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, या जैसे भी मुनासिब होगा वो उसको करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस होगा, या ये जो विदड्रॉल ऑफ केसेस होगा, या ये बिज़नेस जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन कौन सा बंदा कौन कौन से रेवेन्यू केसेस को डील करेगा, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। विदड्रॉ भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, लेकिन इसके कुछ इख्तियारात जो हैं सेक्शन 16 के मुताबिक वो आगे आगे ट्रांसफ़र किए हुए हैं कमिश्नर और डीसी तक। और असिस्टेंट कलेक्टर जो है ना वो ना विदड्रॉ कर सकता है ना ट्रांसफ़र कर सकता है, ना उसको ये कर सकता है कि मैं इसको खुद सुनूंगा या किसी और को ट्रांसफ़र कर दूंगा, ऐसा नहीं है। सो सेक्शन 14 है आपका कि कौन क्या करेगा इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में। उसके बाद आइए जी, सेक्शन आपका आता है सेक्शन 15 कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेज का मतलब ये है जैसे गवर्नमेंट जिस बंदे को चाहे जितने मर्जी ऑफिसेज दे दे, ऑफिसेज से मुराद ये है कि उसको एडिशनल चार्ज दिया जाता है। जैसे जो है वो तहसीलदार को देखें तो इसके पास एक एडिशनल चार्ज होता है प्राइस कंट्रोल का, तो प्राइस कंट्रोल का एक एडिशनल चार्ज है। तो गवर्नमेंट जितने चार्ज किसी को देना चाहती है किसी भी ऑफिसर को, वो गवर्नमेंट उसमें दे सकती है, ये लॉफुल रहेगा। सो इट शैल बी लॉफुल फॉर द गवर्नमेंट टू अपॉइंट वन and the same person being otherwise competent according to law to any two or more of the offices provided for in this chapter। ठीक है, इन चैप्टर में जो मेंशन कर दिया गया इससे दो या दो से ज़्यादा ऑफिसेज भी किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को किसी भी बंदे को दिए जा सकते हैं, तो इसमें कोई जो है ना वो हर्ज की बात नहीं होगी, कानून इस चीज़ को अलाउ करता है। अच्छा जी, सेक्शन 16 conferment of powers of revenue officers। Government may by notification confer on any person all or any powers of executive district revenue officer, executive district officer revenue और collector under this act। गवर्नमेंट जो है ना इनको पावर्स देगी, वो जो कमिश्नर्स हैं वो जो आपके कलेक्टर्स हैं वो किसी भी तरह की पावर्स जो है वो गवर्नमेंट इनको देगी। अब आगे जाके देखेंगे कि ये जो असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं इनको कौन पावर देगा। The Board of Revenue may, by notification, confer any person all or any of the powers of assistant collector। assistant collector से मुराद मेरी assistant collector ग्रेड फर्स्ट भी और सेकंड भी, और इस एक्ट में जो मेंशन कर दिया गया। इस एक्ट में आपको पता दो तरह के असिस्टेंट कलेक्टर्स मेंशन किए गए हैं, एक असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड और एक असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड। सो जो ऊपर है आपके EDORs या आपके कलेक्टर्स,
उनको पावर देगी कौन? गवर्नमेंट। लेकिन ये नीचे जो है असिस्टेंट कलेक्टर्स, इनको पावर देगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये आपने ध्यान रखना है। ये एमसीक्यूज बन सकता है यहाँ पे कि जो ईडीओआर्स हैं या जो आपके कमिश्नर्स हैं उनको कौन एम्पावर करता है, कौन पावर देता है उनको, और कलेक्टर को कौन देता है, और इस तरह असिस्टेंट कलेक्टर को कौन देता है, नायब तहसीलदार को कौन देता है। तो आपको पता है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट और सेकंड इन्हीं के दूसरे नाम है। तो इनको पावर देता है जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। उसके बाद आइए, अ पर्सन ऑन होम powers are conferred under this section shall exercise those power within such local limits and in such classes of the case as the government or the board of revenue as the case may be may direct and accept। अच्छा, इसमें यह है कि जो आपके असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं, वो जो आपके कलेक्टर्स हैं, जो आपके कमिश्नर्स हैं, उनको पावर्स दे दी गवर्नमेंट ने। कमिश्नर और कलेक्टर को पावर दे दी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने असिस्टेंट कलेक्टर्स को दे दी पावर। अब ये नहीं है कि असिस्टेंट कलेक्टर को तहसील जो है ना वो मुल्तान की किसी तहसील में लगाया तो अब वो जो है ना वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे आके लाहौर में, ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे जो लोकल एरिया, जहाँ पे उनकी लिमिट्स हैं, उस लिमिट के अंदर रह के वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। सो सब सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है, सेक्शन 16 का, कि ये जितनी पावर्स दी जाएंगी, चाहे वो कमिश्नर्स को, चाहे वो आपके कलेक्टर्स को, चाहे असिस्टेंट कलेक्टर्स को, ये सारी पावर्स वो अपनी लोकल लिमिट्स जो डिफाइंड है ये उनके अंदर रह के उनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, सेक्शन 17, सेकेंड लास्ट आज का सेक्शन है। इसके मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर करेंगे क्या? कमिश्नर क्या करेगा, कलेक्टर क्या करेगा, असिस्टेंट कलेक्टर्स क्या करेंगे? तो आप देखेंगे इस चैप्टर में बहुत सारे काम यहाँ पे मेंशन है। जैसे पार्टीशन केसेस है, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स करेंगे, और उसके बाद कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स करेंगे। उसके बाद बाउंड्री सर्वेज एंड बाउंड्रीज है, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं ये करेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट है, ये करेंगे। तो एक लंबी लिस्ट है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो इस एक्ट में मेंशन कर दिया, स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, जो चीज़ इस एक्ट में मेंशन कर दी है वो सारे के सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स। अच्छा, ये एक्ट जो है इसमें कुछ चीज़ें, कुछ ज़रूरिया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो मेंशन कर दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसमें वो सब रजिस्ट्रार का मामला होता है, जिसमें प्राइस कंट्रोल के मैटर्स होते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो ड्यूटीज़ होती हैं वो अलग से, जिसमें इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है, तो वो अलग फंक्शंस हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में सिर्फ वो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं जो इस एक्ट में है। सो इस एक्ट में जो फंक्शन है, जो मोटे मोटे से चीदा चीदा से फंक्शन है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। सो ये फंक्शन हर रेवेन्यू ऑफिसर अपने अपने जो उसकी लिमिट्स हैं उसके अंदर रह के वो परफॉर्म करता है। रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑन ट्रांसफर। अब इसमें इस तरह है, फॉर एग्जांपल एक तहसीलदार है, वो तहसीलदार किसी डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए थे, किसी तहसील में लगे हुए थे। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं तहसीलदार हासिलपुर, वो वहाँ पे लगे थे। वहाँ पे उसके पास कुछ जो है वो चार्ज थे, जैसे वो उसके पास प्राइस कंट्रोल का चार्ज था, जैसे उसके पास सब रजिस्ट्रार का चार्ज था, उसके पास कुछ इस तरह के लैंड एक्विजिशन का चार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद 3-4 चार्ज थे। अब वो जो तहसीलदार साहब हैं वो किसी और तहसील में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो जो है ना वो तहसील आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं जी तांदल्यावाला में, तांदल्यावाला में, ठीक है। तांदल्यावाला में अब ये ट्रांसफ़र हो गए हासिलपुर से। अब इनके पास ऑलरेडी 3 चार्ज थे। अब ये इनके चार्ज यहाँ पे जब ट्रांसफ़र होंगे बतौर तहसीलदार, इससे लोअर रैंक पे नहीं, या सेम या उससे हायर, या ये जो अगर फॉर एग्जांपल ये तहसीलदार जाते हैं यहाँ पे तांदल्यावाला में, तो इनके पास जो चार्जेस थे पहले वो सेम टू सेम उनके पास वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे जाके भी ये सब रजिस्ट्रार होंगे, यहाँ पे जाके भी ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होंगे, यहाँ पे जाके ये एग्जीक्यूटिव जो भी चार्जेस को मिला हुआ वो ये परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह देती है कि आपको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है लेकिन आपसे जो चार्ज थे वो आपसे वापस ले लिए गए, तो फिर ये वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑन ट्रांसफर, इसका मतलब यही है, व्हेन अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एनी क्लास हु हैज़ अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एनी पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड इन एनी लोकल एरिया इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट लोकल एरिया टू अनदर लोकल एरिया।
एज अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द सेम और हायर क्लास, सेम क्लास पे या हायर क्लास पे अगर वो उनकी ट्रांसफ़र होती है किसी रेवेन्यू ऑफिसर की, ही शैल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज दोज पावर्स इन दैट लोकल एरिया अनलेस गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज द केस में बी अदरवाइज डायरेक्ट्स और हैज़ डायरेक्टेड। जब तक गवर्नमेंट इनको रोकती नहीं है या इनको मज़ीद पावर नहीं देती, वो सेम टू सेम जो पावर प्रीवियस उनकी जो असाइनमेंट थी, जहाँ पे प्रीवियस उनकी पोस्टिंग्स थी, वही वो पावर्स जो हैं वो फर्दर इस्तेमाल करते रहेंगे। चलें, थैंक यू सो मच। आज के सेक्शन 18 तक हमने कर लिया हुआ है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएंगे, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। फर्दर मुलाकात होती है जी हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, वो बड़ी जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूंगा, और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के ऊपर देखेंगे प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या होता है। और उस पर आगे जाके आप लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ जो लैंड रेवेन्यूज़ होती हैं वो कैसे करनी होती है रेवेन्यू ऑफिसर ने, और ये सारी चीज़ें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।